हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे विज्ञान विचार के इस चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं, जैसे आप सभी को पता है, क्लास 10th के अर्धवार्षिक परीक्षाएं अब नजदीक आ चुकी है। तो इसी के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए साइंस की, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर को 30 से 40 मिनट में फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम इस सीरीज को आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर से। तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे देखो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें एक नया पदार्थ बनता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, जैसे देखिए H2 प्लस O2 है ना, क्या बना हमारे पास H2O, यानी कि नया पदार्थ क्या बना हमारे पास, जल। इस उदाहरण में देखो हमारे पास H2 यानी कि ये क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस। ये दोनों आपस में मिले और हमें एक नया पदार्थ क्या मिला, H2O, यानी कि जल। क्या मिला, जल मिला हमें। तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, जिसमें हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर आता है इसी चैप्टर का कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है ना। तो देखो, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको सूत्र और प्रतीकों में लिखना, वही क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी, रासायनिक समीकरण। देखो, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं प्रतीकों में लिखना कैसे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, O2 है यानी कि ऑक्सीजन है। अब आप पूरा लिखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो कितना बड़ा दिक्कत होगा लिखने में। इसीलिए इनको सूत्र या प्रतीक में लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कैसे लिख दिया, H2 से, है ना। ऑक्सीजन है तो उसको किससे लिख दिया, O2 से। तो ये क्या बना, H2 प्लस O2, और यहाँ पर मिलकर क्या बना दिया, जल। तो पूरी अभिक्रिया को इस तरीके से लिखना, सूत्र और प्रतीकों में ऐसे लिखना, यही क्या कहलाती है, हमारी समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, समीकरण। जैसे अपन एक और ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का देन, तो मैं पूरा ना लिख के, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ना लिख के मैं सिंपल उसको सूत्र और प्रतीकों में लिखूंगा। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहने का मतलब है कि समीकरण क्या होती है, कि आपको जो भी अभिक्रिया दे रखी है उस अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीक में लिख दो, पूरा ना लिख के उसके सूत्र और प्रतीक में लिख दीजिए। जैसे कोयले का दहन है, तो कोयले के दहन में क्या जलता है, कार्बन। तो अपन पूरा ना लिखे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा ना लिखे हम क्या लिख दे सकते हैं, सिर्फ जैसे कि कार्बन है तो C से लिख देंगे, है ना। ऑक्सीजन है तो O2 से लिख देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। ऐसे सिर्फ प्रतीकों में ही लिखना। ये सारे क्या है, प्रतीक है। इन प्रतीकों में या सूत्रों में लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण। अब देखो, रासायनिक समीकरण में जो हमारे इस तरफ होते हैं, इस तीर के इस तरफ LHS साइड, उसको तो बोला जाता है अभिकारक। ध्यान रखना, जो LHS साइड होता है उनको बोला जाता है अभिकारक, और तीर के उस तरफ होते हैं उत्पाद। तीर के इस तरफ क्या होते हैं, उत्पाद। यानी कि जो अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जिनके बीच में अभिक्रियाएं होगी। जैसे यहाँ पर H2 और O2 क्या करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, है ना। और इसको सदैव कहाँ लिखेंगे, तीर के इस तरफ, यानी कि LHS साइड। और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। और इसको कहां लिखते हैं, तीर के उस तरफ, यानी कि RHS साइड। अब देखो, कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिखने का तरीका क्या होता है, यहां पर आते हैं अभिकारक, है ना। LHS साइड तरफ क्या आते हैं, अभिकारक। फिर बीच में क्या आएगा, तीर का निशान। फिर यहाँ पर RHS साइड क्या आएंगे, उत्पाद। कोई भी रासायनिक समीकरण को इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हमारे पास आता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है ना। तो उसके कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसके कुछ संकेत क्या क्या होते हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, उसकी अवस्था में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। फिर क्या आता है, उसके रंग में परिवर्तन। फिर क्या आता है, तापमान में परिवर्तन। फिर क्या आता है, गैस का उत्सर्जन। ये कुछ अवस्थाएं में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हो जाए या तापमान में, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखो,
जैसे कोई भी समीकरण लिख रहे हो तो उसको साथ में भौतिक अवस्थाएं भी दर्शाई जाती है ना। भौतिक अवस्था में जैसे मान लो आपके पास ठोस है तो ठोस को किससे लिखते हैं, एस से। किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं ठोस को। ठीक है, मान लो गैस है तो गैस को किससे लिखेंगे, जी से। और द्रव है तो उसको किससे लिखेंगे, एल से। अगर द्रव है तो एल से। और अगर जलीय विलयन है तो उसको किससे लिखेंगे, ए क्यू। किससे लिखेंगे, ए क्यू मतलब एक्वस। कोई भी, जैसे ये समीकरण है, यहां पर देखो H2 क्या है, गैस, तो इसके ब्रैकेट में क्या रख दिया, जी। और O2 क्या है, गैस, तो इसके ब्रैकेट में क्या रख दिया, इसकी अवस्था जी मतलब गैस। अब यहाँ पर H2O, H2O क्या है हमारे पास, द्रव है, तो इसके ब्रैकेट में हमने इसकी अवस्था लिख दी द्रव। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। तो देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या होता है कि आपके समीकरण दे रखी होगी, उसमें आपके एलएचएस तरफ जो परमाणु की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए आरएचएस परमाणु की संख्या के तरफ। कोई भी रासायनिक समीकरण दे रखी हो उसमें आपको पहले देखना है एलएचएस की तरफ परमाणु की संख्या क्या है और आरएचएस की तरफ परमाणु की संख्या क्या है। अगर दोनों तरफ बराबर है तो उसको बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, और अगर बराबर नहीं है तो वो क्या है, असंतुलित। देखो जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो अगर आपके बाई तरफ यानी कि तीर के एलएचएस की तरफ और दाई तरफ अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि एलएचएस के तरफ के परमाणु की संख्या बराबर किसके, आरएचएस परमाणु की संख्या के बराबर है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे एक उदाहरण है, मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। अब देखो यहां पर पहले देखते हैं कि एलएचएस तरफ और आरएचएस तरफ परमाणु की संख्या बराबर है क्या। यहां देखो मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहां देखो मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 1, तो क्या बराबर है क्या। यहां पर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, क्या बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर भी कितने होने चाहिए थे, 2, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे, 2। जैसे ही 2 लगाएंगे तो फिर देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर अब मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन तो पूरे 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम अब कितने हो गए, 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे ऐसे। तो अब ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हमारे एलएचएस के तरफ परमाणु की संख्या और आरएचएस के तरफ की परमाणु की संख्या आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो देखो यहाँ पर भी अब मैग्नीशियम कितने, 2, और यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी हो गए 2। ठीक है, तो कोई भी अगर संतुलित समीकरण है आपको देखना कि एलएचएस की तरफ परमाणु की संख्या यानी कि बाई तरफ, और अगर वो बराबर आ रहे हैं दाई तरफ के, तो वो समीकरण क्या होती है, संतुलित होती है। अब प्रश्न आता है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है इधर जो द्रव्यमान है ना, और इधर जो द्रव्यमान है वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। कौन से नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कि इधर जो द्रव्यमान है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, मान ले तो इधर 10 ग्राम है टोटल, ऐसे ही अपन, तो इधर भी कितना होना चाहिए टोटल, यही। अब ये द्रव्यमान कैसे बराबर होंगे, जब आप ऑटोमेटिकली समीकरण को संतुलित कर दोगे, है ना, परमाणु को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, तो द्रव्यमान भी आपस में क्या हो जाएगा, आपके एक तरीके से बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। कौन से नियम से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी कि ये उत्पाद तत्वों का जितना भी द्रव्यमान है वो अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए जैसे तराजू होता है ना, दोनों क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए, है ना। यानी कि इधर जितना वेट है उधर ही इतना वेट होना चाहिए, है ना। अगर मान लो इधर वेट ज्यादा है और इधर कम है तो ये क्या होगी, अनबैलेंस, है ना। तो जो भी समीकरण है वो बैलेंस होनी चाहिए कि इधर जितना द्रव्यमान है अभिकारकों का उतना ही इधर होना चाहिए उत्पाद का। फिर हमारे पास आता है, अपन उदाहरण से देखते हैं कि कोई भी समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखो सबसे पहले मान लो हमारे पास ये एक उदाहरण दे रखा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एग्जाम में आ जाए तो आप एक देखो, सबसे पहले हमारे पास LHS और RHS,
ठीक है। और यहाँ पर तत्व लिख देते हैं। पहले देखते हैं कि समीकरण में कौन कौन से तत्व है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है Fe, तो यहाँ क्या लिख देंगे Fe, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है H2O यानी कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख देंगे। फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन, तो हमने सबसे पहले, अब इधर भी यही है, तो सबसे पहले हम तत्व लिखेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि LHS की तरफ कितने परमाणुओं की संख्या और उस तत्व के LHS तरफ कितने और RHS की तरफ उस तत्व के परमाणु कितने। तो देखो सबसे पहले हम Fe देखते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर हम Fe की बात करें तो LHS की तरफ Fe कितना है, यहाँ पर देखिए LHS की तरफ आपको Fe एक ही दिखाई देगा, तो यहाँ पर कितना हो गया एक, ठीक है। फिर हम हाइड्रोजन देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं दो, H2, तो हाइड्रोजन कितने हैं दो। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, तो फिर ऑक्सीजन कितना है एक, ठीक है। फिर हम देखते हैं RH इस तरफ देखते हैं कि हमारे पास Fe कितना है, तो Fe कितना है तीन। फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं दो, ठीक है। फिर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं चार, तो चार ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन तो क्या है बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है बैलेंस है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि आपकी एनसीईआरटी क्या करती है कि सबसे पहले उसको संतुलित कीजिए जो संख्या में क्या है ज्यादा है, परमाणु की संख्या क्या है जो ज्यादा है, सबसे पहले उसको आप संतुलित कीजिए। देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो क्या है बैलेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना एक, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं चार, तो क्या करेंगे इसको चार से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे चार से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ चार से गुणा करोगे तो फिर आप देखोगे कि ये कंफ्यूजन आपको और आएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो चार हो गए लेकिन हाइड्रोजन अब कितने हो गए आठ। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए आठ हो गए, है ना। जैसे ये कितने हो गए ऑक्सीजन आपके चार लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए आठ, तो कुछ घबराने की बात नहीं। अब क्या करना हमें यहाँ पर चार से गुणा कर देंगे, यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे चार से, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए आठ हो गए। अब देखते हैं Fe, यहाँ पर Fe एक है यहाँ पर तीन है, बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भी तीन से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें संतुलित करना, आपको दोनों तरफ परमाणु की संख्या देखनी है और उनको बराबर करना है। लेकिन सुविधा के लिए एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहले आप उसको संतुलित कीजिए जो संख्या में ज्यादा है। तो इस समीकरण में हमें संख्या में ज्यादा कौन दिखा ऑक्सीजन दिखा, कौन दिखा ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हमने किसको संतुलित किया ऑक्सीजन को संतुलित किया। अब देखिए इस समीकरण को, है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यहां तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए। तो हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन में क्या होता है दो अभिकारक मिलते हैं और हमें एक एकल उत्पाद देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक कितने होंगे दो या दो से अधिक, लेकिन उत्पाद कितना मिलेगा हमें एक ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो देखो अभी A प्लस बी, ये अभिकारक यहाँ पर कितने हो गए दो, लेकिन उत्पाद ए बी तो कितना मिला उत्पाद एक। तो इसमें क्या होता है जो आपके अभिकारक होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं। अभिकारक दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो सिर्फ एकल ही उत्पाद बनेगा, एक ही उत्पाद आपको प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है एक उदाहरण CaO प्लस H2O। ये CaO क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, इसका नाम होता है बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, है ना। इस CaO को क्या बोलते हैं पेपर में पूछा भी जाता है, CaO को क्या बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। और जैसे ही इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे पानी, जैसे ही पानी मिलाएंगे तो हमारे यहाँ पर प्राप्त होगा CaOH का होल्टवाइज कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, इसका नाम क्या होगा भुजा हुआ चूना।
ठीक है, और साथ में क्या मिलेगी, ऊष्मा। देखो इसमें उत्पाद के साथ क्या मिल रही है, ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है, इसीलिए क्या एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उत्पाद तो मिल ही रहा है, उत्पाद क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन सॉरी बुझा हुआ चूना, लेकिन साथ में क्या मिल रही है, हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास अभिकारक कितने हैं, दो है, लेकिन उत्पाद क्या मिल रहा है, सिंगल, क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपका बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक कितने हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन उत्पाद कितना होगा, एक। ये आपके सामने उदाहरण। अब देखो एक प्रश्न आता है कि सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद चमक क्यों आती है। देखो हमारे घरों में जो क्या होता है, सफेदी करते हैं, जिसको चूना बोलते हैं ना, वो चूना करते हैं, सफेदी करते हैं, तो वो सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद चमक आती है। जैसे मान लो आपने आज किया है, तो आज चमक नहीं आएगी, वो 2 से 3 दिन बाद आएगी। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले एक चीज और जाननी जरूरी है कि हम दीवारों पर क्या करते हैं, जो हमारा ये बना है ना, इसी को हम सफेदी के लिए काम में लेते हैं, CaOH का होल्ट्राइज, है ना, इसी को हम सफेदी करते हैं, यानी कि दीवारों पर हम ये करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आप इसको दीवारों पे करते हो, जैसे ये रहा, जैसे ही आपने इसको कहाँ किया, दीवारों पे किया, तो जैसे ही करोगे तो क्या होगा, हमारे वायुमंडल में क्या होती है, CO2, तो ये किससे अभिक्रिया कर लेगा, उस CO2 से अभिक्रिया कर लेगा, और उस दीवार के ऊपर एक परत बना देगा, एक लेयर बना देगा, किसकी, CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, संगमरमर का भी सूत्र होता है ये। तो देखो हुआ क्या, इसमें हम दीवारों पर तो क्या करते हैं, ये करते हैं, और ये क्या करेगा, जैसे दीवारों पर करके आप छोड़ दोगे, तो ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करेगा, और उस दीवार के ऊपर CaCO3 की एक लेयर बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना देगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बना देगा, एक परत बना देगा, ठीक है ना, तभी, और परत बनाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को होने में कितने दिन लगते हैं, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस यानी कि धीमी प्रक्रिया है, तो इस पूरे प्रक्रिया को होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं। इसीलिए जो चमक है वो 2 से 3 दिन बाद आती है। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये संगमरमर का भी सूत्र है ना, संगमरमर का भी सूत्र होता है, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर देखो यहाँ पर हम संयोजन अभिक्रिया के एक दो उदाहरण और देखते हैं, जैसे कोयले का दहन। तो देखो कोयले का दहन, कोयला हो चाहे, तो उसमें क्या जलेगा, कार्बन, तो कार्बन क्या होता है, C+, और किसी भी चीज का दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये देखो C+O2, तो हमारे जैसे ही दहन होगा तो क्या बनेगा, CO2। अब आप देखो यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, दो, लेकिन उत्पाद कितना है, सिंगल, तो कैसी हुई, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं जल का निर्माण। तो जल का निर्माण देखो किससे हो रहा है, H2+O2, तो H2 क्या है, गैस, O2 भी क्या है, गैस, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, H2O। बैलेंस आपको देख लेना, यहाँ पर क्या बन रहा है, H2O, यानी कि यहाँ पर भी आप देखो अभिकारक कितने हैं, दो, लेकिन उत्पाद कितना है, एक, क्या है, H2O। अभिकारक दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक देखे हैं वो दो वाले देखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो इस पूरी अभिक्रिया में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी ऊष्मा निकल रही है, इसमें भी ऊष्मा तो प्राप्त होगी ना कुछ, क्योंकि कोयले को जलाओगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा तो आपको प्राप्त होगी। अब देखो ऐसी, इन सब में आप देखो यहाँ ऊष्मा निकलेगी, यहाँ पर भी निकलेगी, तो जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, उत्पाद तो बन ही रहा है, साथ में ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है, तो उनको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या होता है देखो, उत्पाद के साथ साथ अगर आपको ऊष्मा भी प्राप्त हो, उत्पाद के साथ साथ क्या प्राप्त हो, ऊष्मा भी प्राप्त हो, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखो ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण तो है, ध्यान रखना, साथ में ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या प्राप्त हो रही है हमें, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एक तरीके से मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, CO क्या एक चूना है, कली होती है, जिसको, है ना, हम क्या करते हैं, इसको मार्केट से लेके आए और किसी कंटेनर, किसी बर्तन में डालते हैं और साथ में पानी डालेंगे, तो जैसे ही पानी डालेंगे तो एकदम से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो ऊष्मा वही है ना। अब देखो क्या होती है ऊष्माक्षेपी, जिसमें उत्पाद के साथ क्या बन रहा है,
उष्मा भी प्राप्त हो रही है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन, तो CH4 क्या है? प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। और हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी चीज का दहन हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन। जैसे ही दहन होगा तो हमें क्या मिलेगा? CO2, H2 और साथ में क्या मिलेगी? ऊर्जा। साथ में ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उत्पाद तो बन ही रहा है, साथ में ऊर्जा भी निकल रही है, इसीलिए किसका उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और पेपर में पूछे जाने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट कि श्वसन भी क्या होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है श्वसन। तो देखो इसका दूसरा उदाहरण कौन सा है? श्वसन। तो श्वसन भी किसका हो गया? जैसे उष्माक्षेपी का, जैसे क्या है? C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है हमारा? ग्लूकोज। अब देखो ये ग्लूकोज कैसे बना? देखो फटाफट से बता देता हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं तो पाचन प्रक्रिया के दौरान ये क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में बदलता है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये जो लास्ट ग्लूकोज क्या करता है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। जैसे किससे अभिक्रिया करेगा? हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो और हमें क्या प्रदान देगा? CO2, H2 और साथ में ऊर्जा, जिसकी हमें रिक्वायर होती है। ठीक है, तो श्वसन भी किसका उदाहरण हो गया? आपके उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और याद रखना श्वसन की समीकरण ये होती है। फिर देखिए तीसरा उदाहरण है इसका, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी किसका उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। साग सब्जी मतलब जैसे छिलके आपके सब्जियों के या कोई भी वेस्टेज है उसको गड्ढा खोद के उसमें इकट्ठा करके रख दो, कुछ समय बाद वो धीरे 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 उसमें सूक्ष्म जीव लगेंगे, वो उसको किस में बदल देंगे? कंपोस्ट, मतलब एक तरीके से खाद में बदल देंगे। और यह भी उदाहरण किसका है? आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारी अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ये जो वियोजन अभिक्रिया है संयोजन की क्या है? जस्ट उल्टी है। संयोजन में क्या था? दो या दो से अधिक मिलते थे और एक उत्पाद देते थे। वियोजन क्या है? उसकी उल्टी। एक एक होगा अभिकारक और टूटेगा वो अनेक उत्पादों में। जैसे देखिए आपके पास अभिकारक तो क्या होगा? एक ही है ना, लेकिन उत्पाद क्या मिलेंगे आपको? अनेक। इसीलिए क्या है? संयोजन की उल्टी है। अब देखो हम वियोजन का मतलब होता है एक तरीके से तोड़ना। अब देखो हम तोड़ अलग अलग तरीके से सकते हैं, जैसे किसी को उष्मा देख के तोड़ना, किसी को विद्युत प्रवाह के द्वारा तोड़ना, या सूर्य के प्रकाश के सनलाइट के द्वारा उसको तोड़ना। तो हम हर कोई भी आपका है एलिमेंट उसको अलग अलग प्रकार से तोड़ सकते हैं। अगर हम उष्मा के द्वारा तोड़े तो उसको उष्मीय वियोजन बोल दे। मान लो कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको उष्मा देकर तोड़ रहे हो तो वो उष्मीय हो जाएगा। अगर आप वैद्युत देकर तोड़ रहे हो तो वैद्युत वियोजन हो जाएगा। और अगर आप सूर्य का प्रकाश से उसको तोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्रकाशीय अपघटन। तो वियोजन का एक तरीके से मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, लेकिन ये संयोजन की क्या है? उल्टी, क्योंकि इसमें अभिकारक क्या होगा? एक ही। वो एक अभिकारक क्या होगा? अनेक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे हम कैसे तोड़ सकते हैं? सबसे पहले अगर हम उष्मा देकर तोड़े, सबसे पहले आती है हमारी उष्मीय वियोजन। क्या आती है? उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन क्या है? जिसको उष्मा देकर तोड़ा जाता है, जिसको उष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है यानी कि तोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मीय वियोजन। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास CaCO3, ये ठीक है ना। इस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे ही हीट करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और साथ में क्या बनेगी? आपकी CO2 गैस। तो ये इसमें टूट जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास अभिकारक कितना है? एक, लेकिन उत्पाद कितने हमारे? एक से अधिक है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? वियोजन का। ये जो CaCO3 होता है उसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चूना पत्थर। अगर इसी प्रकार हम अगली बात करें, अगर इसके उदाहरण और देखो, ये FeSO4.7H2O, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, अब जैसे ही फेरस सल्फेट को उष्मा देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में अंदर टूट जाएगा। साथ में SO2 बनेगी और साथ में कौन सी गैस बनेगी? SO3। ठीक है, और देखिए ये क्या होता है? फेरिक सल्फेट एक तरीके से छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल। फिर हम इसी तरह अगले उदाहरण की बात करें, ये है हमारा लेड नाइट्रेट। जब हम इसको उष्मा देंगे, इसको उष्मा देकर गर्म करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड में, ये क्या है? लेड ऑक्साइड। किसमें टूटेगा? लेड ऑक्साइड।
और साथ में क्या बनेगी NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और साथ में क्या मिलेगी ऑक्सीजन। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो NO2 होता है ये भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है इससे। कौन सा? भूरे रंग का, पेपर में पूछे जाता है। भूरे रंग का धुआं, भूरे रंग का धुआं हमें प्राप्त होता है। किसका होता है ये भूरे रंग का धुआं? NO2 का होता है। अब देखो इसी प्रकार अगली हमारे पास वैद्युत वियोजन। अच्छा, वैद्युत वियोजन क्या होता है? अगर हम विद्युत प्रवाह करें और वो टूट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। मान लो जैसे हम जल का वैद्युत अपघटन, हमारे पास क्या है? जल H2O, ठीक है। जैसे ही हम इस जल के अंदर विद्युत को प्रवाह करवाएंगे, है ना, जल के अंदर, तो क्या होगा? वो H2 अलग हो जाएगी और हमारे पास O2 क्या हो जाएगी? अलग, यानी कि H2 गैस अलग और O2 गैस क्या हो जाएगी? अलग। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम दे रखा है विद्युत अपघटन का, आप उसमें जाके देख सकते हो, और पेपर में पूछा भी जाता है जल के वैद्युत अपघटन का डायग्राम बनाइए, और स्टार कर लेना, बहुत बार इसी पे पूछा जाता है कि जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखिए। तो इसमें देखो वियोजन में क्या दिखा आपको कि अभिकारक तो कितना? एक, लेकिन उत्पाद क्या है? दो। किसका उल्टा हो गया? संयोजन का। संयोजन में जुड़ते थे और एक बनता था, इसमें एक है और अनेक बनते हैं, ठीक है। अब हम यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारी अगली है प्रकाशीय अपघटन। तो देखो प्रकाशीय अपघटन क्या होता है? जिसमें सूर्य का प्रकाश देके उसका क्या करते हैं हम? वियोजन, यानी कि उसको तोड़ते हैं सूर्य का प्रकाश देकर। जैसे कि हमारे पास उदाहरण है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो जैसे ही यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो ये किसमें अलग हो जाएगा? देखो AgCl है ना, ये Ag अलग हो जाएगा और Cl2 गैस हमारे पास अलग हो जाएगी। वैसे ही क्या AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसमें भी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखो क्या होगा? इसका सूर्य का प्रकाश, इस तो क्या होगा? यहाँ पर Ag हमारे पास अलग हो जाएगा और Br2 गैस हमारे पास अलग हो जाएगी। तो ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और इसी अभिक्रियाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है? पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब हमारी अगली आती है, देखो हमने देखा यहाँ पर सबको कुछ न ऊष्मा देनी पड़ रही है एक तरीके से, चाहे विद्युत के, है ना, तो देनी पड़ रही है। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी क्या होती है? जिनमें ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है, एक तरीके से उसको देनी पड़ रही है, तो वो क्या होती है? आपके ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब देखो अगली आती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन क्या होता है? जो अधिक क्रियाशील होता है, सबसे जो ताकतवर होता है, वो अपने से कम क्रियाशील तत्व कमजोर को क्या करता है? अलग कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है उसकी जगह से। अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। देखो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित मतलब अलग कर देता है, हटा देता है कमजोर को, ठीक है। जैसे हमारे पास उदाहरण है Fe प्लस CuSO4। तो देखो यहाँ पर Fe है और यहाँ कॉपर है, तो Fe और कॉपर में आपके ये Fe है जो क्या ताकतवर है, तो ये क्या करेगा? इसको विस्थापित कर देगा, अपनी उसकी जगह से हटा देगा, यानी कि कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा। तो क्या बनेगा? जैसे ही हटाएगा, कॉपर हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Fe, तो क्या बना? FeSO4। बेचारा कॉपर क्या हो जाएगा? अलग रह जाएगा। फिर उसी प्रकार Zn प्लस CuSO4 है, Zn प्लस CuSO4। इसमें भी देखो Zn क्या होता है? इससे ज्यादा ताकतवर होता है, किससे? कॉपर से ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये Zn क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu हमें प्राप्त होगा। तो विस्थापन में क्या होता है? अधिक जो ताकतवर होता है वो अपने से कम ताकत वाले को उसकी जगह से विस्थापित मतलब कि एक तरीके से अलग कर देता है और उसकी जगह जाके खुद बैठ जाता है। अब यहां तक आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारी अगली जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है? आप अपने आयनों का आदान, अभिकारक होते हैं उनमें आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान, मतलब आयनों के बीच अदला बदली होती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। जैसे कि उदाहरण से देखो यहाँ पर हमारे पास A प्लस बी माइनस प्लस, तो देखो यहाँ पर आयनों का क्या हुआ? आदान प्रदान हो गया। ये है किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ, तो क्या बना? AD। और ये जो है आपस में, तो क्या बनेगा हमारे पास? CB। तो आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान इसके अंदर होता है, दो बार होता है,
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, मतलब एक तरीके से आयनों की अदला बदली हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो ये टूटेगा Na+SO4 - 2 और Ba+ और Cl2 माइनस आपके Cl में टूट जाएगा। तो जैसे ये टूटेगा Na2SO4BaCl2, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। साथ में क्या बनेगा, NaCl। अब देखो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, ये एक श्वेत अवक्षेप होता है। कैसा, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप का मतलब होता है जो जल में क्या है, अविलय। जल में क्या होता है, जो अविलय होता है, जो जल में नहीं घुलता है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। और इसी के कारण एक अभिक्रिया बनती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। देखो अवक्षेप क्या होता है, जो जल में अविलय, जो जल में घुलता नहीं है, वो होता है अवक्षेप। और अगर किसी भी अभिक्रिया में अगर अवक्षेप का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखो अगली क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हो गई, जिसमें अवक्षेप का क्या हो, निर्माण हो। और अवक्षेप क्या होता है, जो जल में अविलय, तो जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर आता है हमारा अगला, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन क्या होती है, देखो जिसमें ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि। ऑक्सीजन में क्या हो, वृद्धि हो। और हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन क्या होती है, जिनमें ऑक्सीजन में तो क्या हो जाए, कमी, और हाइड्रोजन में क्या हो जाए, वृद्धि। यानी कि उसका क्या है, उल्टा है। इस उपचयन का क्या है, उल्टा। उपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन में तो वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। इसमें अब क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि। यानी कि उपचयन का उल्टा क्या कर देंगे, अपचयन। याद रखने का तरीका है कि इसका उल्टा याद रख लो, वो क्या हो जाएगी, अपचयन। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, जैसे इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉपर पहले सिर्फ क्या था, अकेला। जैसे ही देखो ऑक्सीजन में वृद्धि का मतलब उसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन को गर्म करेंगे उष्मा देके, तो यहाँ पर क्या होगा, CuO बनेगा। क्या बनेगा, CuO। जैसे मान लो ये कॉपर है ना, इसको जैसे मैं इसको गर्म करूंगा, तो इसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या बन जाएगी, एक ऑक्साइड बन जाएगी, है ना। तो ये जो इसका कलर होता है वो ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक रंग का ये होता है। यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर इसका उदाहरण CuO। CuO का देखो, अपचयन का उदाहरण क्या है, अब जैसे वापस उल्टा जाना है ना, वापस से कॉपर, तो हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, इसमें क्या प्रभावित किससे करवा देंगे, CO की H2 से। तो वापस से हमारे पास क्या बनेगा, Cu+H2। इसको वापस उल्टा लेना है, जैसे वापस से क्या बनाना है, कॉपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो अभिक्रिया है वो H2 से कराएंगे, तो वापस हमें क्या मिलेगा, कॉपर, और साथ में जल क्या हो जाएगा, अलग। देखो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपचयन का उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारी जो अब अगली अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया में आपका अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है। उपचयन और अपचयन एक ही साथ होता है। जैसे उदाहरण से आपको बहुत ज्यादा, यानी कि क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही साथ में हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है ZnO+C Zn+CO। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ZnO है ना, और यहाँ पर देखो Zn है सिर्फ। तो यहाँ पहले ऑक्सीजन थी, Zn के साथ क्या थी, ऑक्सीजन थी। लेकिन यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, निकल गई। निकलना मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। और जब ऑक्सीजन में कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। यहाँ पहले देखो ऑक्सीजन थी, यहाँ नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन कम हो गई। और जब ऑक्सीजन में कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो इसका मतलब यहाँ ZnO का क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पर इसका क्या हो गया, अपचयन। अब यहाँ पर देखो, वैसे ही यहाँ कार्बन जो है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। पहले यहाँ ऑक्सीजन एक भी नहीं थी, जैसे यहाँ हुई ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी ऑक्सीजन में वृद्धि होना क्या कहलाता है, हमारा उपचयन। तो यहाँ पर इसका कार्बन का क्या हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पर इसका उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन।
तो रेडॉक्स क्या होता है? जिसमें उपचयन और अपचयन एक ही साथ होते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण आप बुक से और भी इसके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो अगला टॉपिक आता है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई भी आपकी धातु है, जैसे कॉपर है, चांदी है, ये सब धातुएं, जब कोई भी आपके आसपास अम्ल है या आर्द्रता है ना, इनके जब संपर्क में आती है ना, तो एक तरीके से ये खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, मतलब एक तरीके से ये खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो देखो क्या होता है, जब कोई भी धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित, संक्षारित का मतलब एक तरीके से खराब, तो वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, जैसे लोहा है, तो लोहा जब संक्षारित होता है तो वो उस पे जंग लगना एक तरीके से ना, भूरे कलर की एक परत जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे चांदी है, तो जब चांदी संक्षारित होती है तो उस पे काले कलर की परत आ जाती है। तो लोहे पर जंग लगना या चांदी पर काली परत और कॉपर पर हरी परत बन जाती है। ये संक्षारण के उदाहरण है और पेपर में पूछे भी जाते हैं। फिर अगला आता है विकृत गंधिता। देखो हमारे आसपास आपने सब्जी वगैरह जब बनाते हो तो रखते हो, तो वो देखते हो ना, अगले दिन उसमें से कुछ क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी सब्जी है या कोई भी चिप्स वगैरह है, उसमें क्या होता है? वसा या तेल होता है। जब उसमें से देखो हम रखते हैं उसको खुला, तो क्या होता है? उसका उपचयन हो जाता है। उपचयन होने की वजह से उन खाद्य पदार्थों में क्या होता है? एक अलग सी गंध या दुर्गंध, मतलब अलग सी गंध आ जाती है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे जनरली आपने अपने घरों में देखा होगा कि सब्जी बनाते हैं और मान लो वो रात को रह गई, आप अगले दिन उस सब्जी को देखते हो, तो अगर उसका क्या हो जाएगा? उपचयन हो गया। उपचयन होने से क्या होगा? उस सब्जी में एक अलग सी गंध आती है, उसका टेस्ट भी क्या होता है? अलग सा हो जाता है ना? जिसको हम खा नहीं पाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। जैसे चिप्स है, आपने चिप्स का पैकेट है, चिप्स को खोला, खाया, फिर आप रख के भूल गए। अगले दिन, 2 दिन, 10 दिन बाद देखोगे आप, उसमें से अलग से टेस्ट आने लग गया या उसके स्वाद में, उसके गंध में परिवर्तन आने लग गया। तो होता क्या है कि उसके ये जो भी होते हैं खाद्य पदार्थ वसा या तेल वाले, उनका हो जाता है उपचयन। उपचयन होने की वजह से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है? विकृत गंधिता, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, जिसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, है ना? यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। अब इनको रोक कैसे सकते हैं? मान लो खराब ना हो, तो हमें इसमें सबसे पहले वायु रोधी बर्तनों में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिसमें वायु ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर से। और दूसरा, उपचय रोकने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक को मिला दिया जाता है। ठीक है। तीसरा क्या? चिप्स वाला जो पैकेट होता है, उसमें देखा होगा ना, उसमें आपके कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। चिप्स के जो पैकेट आप देखते हो ना, वो फूले हुए होते हैं, उसमें होती है, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा रिवीजन होगा वो चैप्टर 2 का होगा, हाफ ईयरली के लिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।